बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students, आज का जो आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज माइटोसिस. स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सेल साइकिल की डिस्कशन को स्टार्ट किया था और बहुत डिटेल में जाकर हमने समझा था कि व्हाट इज सेल साइकिल, और फिर सेल साइकिल की डिवीजन्स को देखा गया जिसमें अभी तक हमने इंटरफेस को कंप्लीट किया था. आज स्टूडेंट्स, माइटोटिक फेज में हमारे पास फर्स्ट जो फेज आता है इट इज माइटोसिस. और मैं आपको यहां पर एक एडवाइस भी करना चाहूंगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको माइटोसिस का टॉपिक अच्छी तरह समझ आए तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपको जो इंटरफेस का लेक्चर है वो अच्छी तरह सुनना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली ये एक प्रॉपर चेन में लेक्चर्स हैं और आपको अगर इंटरफेस अच्छी तरह समझ आता है तो स्टूडेंट्स आपको माइटोसिस में जो बेसिक बातें हैं और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अच्छी तरह समझ आ जाएंगी और इसके साथ साथ फिर आपको इस टॉपिक को याद करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा. इसीलिए स्टूडेंट्स काइंडली अपनी बुक के पेज नंबर 89 पर आ जाइए और उस पेज पर आपको माइटोसिस की जो आर्टिकल की हेडिंग है वो टॉप पर नजर आएगी. तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं कि माइटोसिस क्या है. सबसे पहले हम उन बायोलॉजिस्ट की बात करेंगे जिन्होंने बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया. वो कौन थे? तो स्टूडेंट्स, माइटोसिस को 1880s में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था वॉल्टर फ्लेमिंग. ये बेसिकली वो इंसान थे जिन्होंने बेसिकली माइटोसिस के कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया और उन्होंने ये कहा कि न्यूक्लियस में एक सीरीज ऑफ चेंज आता है, कुछ तब्दीलियां आती हैं और उन्हीं बेस पर और उन्हीं बेसिस पर बेसिकली ये कॉन्सेप्ट प्रपोज्ड हुआ. तो माइटोसिस क्या है? अगर हम माइटोसिस की डेफिनेशन पर आए तो माइटोसिस is a process in which a parent cell divides into two daughter cells with the same number of chromosomes
as were present in the parent cell। यानी माइटोसिस की, ये मैंने आपके सामने डेफिनेशन को राइट किया कि माइटोसिस कैसा प्रोसेस है। ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है स्टूडेंट्स, एक ऐसा अमल है जिसमें पेरेंट सेल या सेल्स जो हैं वो बेसिकली डिवाइड करेंगे और डिवीजन के बाद आपके पास 2 डॉटर सेल्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 2 डॉटर सेल्स आ जाएंगे जिनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ये एक इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि माइटोसिस के प्रोसेस में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में होते हैं, सेम वो ही क्रोमोसोम्स जो हैं वो किस में मौजूद होंगे? डॉटर सेल्स में। किस में मौजूद होंगे? डॉटर सेल्स में। ठीक है। और स्टूडेंट्स एक बात आपने ये याद रखनी है कि ये सिंगल फेज है, यानी ये 1 स्टेप फेज है। इसमें एक ही मेजर स्टेप होता है जो कि खुद माइटोसिस है, और इसमें फर्दर इसकी आगे सब डिवीजन्स होंगी। हम एक एक करके उन सब डिवीजन्स पर जाएंगे, लेकिन आपको ये बात मैं फिर बता दूं कि माइटोसिस के प्रोसेस में जो पेरेंट सेल है बेसिकली वो डिवाइड होने के बाद 2 डॉटर सेल्स बनाएगा, और दोनों डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होंगे वो सेम होंगे जो कि पेरेंट सेल में थे। ठीक है। तो क्योंकि माइटोसिस का प्रोसेस जो है ये बेसिकली वॉल्टर फ्लेमिंग ने न्यूक्लियस की बेस पर उसमें जो सीरीज ऑफ चेंजेस आती थी उस बेस पर देखा था, तो इसीलिए ये प्रोसेस यूकैरियोटिक सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में या प्रोकैरियोट्स के बारे में, तो यहां पर एक सवाल अराइज होता है कि बेसिकली उनमें माइटोसिस क्या होगी, अगर होगी तो कैसे होगी? क्योंकि स्टूडेंट्स हम ये जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि विदाउट न्यूक्लियस एग्जिस्ट करते हैं। दैट्स व्हाई हम इनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं, यानी इनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, इनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, और इसी बेस पर इन्हें ये टर्मिनोलॉजी प्रोवाइड की जाती है प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक सेल। यानी प्रो मींस पहले, कैरियोट्स मीन न्यूक्लियस, कि ये न्यूक्लियस से पहले वाले जानदार हैं, यानी न्यूक्लियस इनमें मौजूद नहीं होता। इट मीन्स दैट कि अगर हम ये बात करें कि जो प्रोकैरियोट्स हैं कि उनमें किस तरह की डिवीजन होगी, तो आपने याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस नहीं होती। ठीक है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है। अब सवाल यह है कि वो कैसे डिवाइड करेंगे अपनी जिंदगी में, तो आपने ये याद रखना है स्टूडेंट्स के प्रोकैरियोट्स बेसिकली एक स्पेशल प्रोसेस के थ्रू डिवाइड करते हैं जिसको हम देते हैं नाम बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? 2। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में भी हम पढ़ते हैं बाइनरी लैंग्वेज को। इसी तरह बाइनरी का मतलब होता है 2, फिजन का मतलब है टूट कर बनना। वैसे फिजन का वैसे जर्नल मीनिंग जो होता है वो है टूटना, यानी इसमें ये होता है कि एक बैक्टीरिया का पेरेंट सेल होता है और वो ही डिवाइड होके, यानी वो सेंटर में से डिवाइड होता है एक स्पेसिफिक मेथडोलॉजी के थ्रू, और वो 2 डॉटर सेल्स में बेसिकली डिवाइड हो जाता है, उसमें फिजन हो जाती है टूटने की वजह से। तो ये आपने बात याद रखनी है कि जितने भी यूकैरियोट्स हैं उनमें माइटोसिस होगी, लेकिन प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस नहीं होगी। और रीजन आपको मैंने बड़ी ही अच्छी बता दी, विदाउट न्यूक्लियस, के उनमें न्यूक्लियस नहीं है। तो फिर आपका एक क्वेश्चन भी अराइज होगा यहाँ पे कि वो कैसे डिवाइड करेंगे, तो आपको उस प्रोसेस का भी बता दिया कि वो बाइनरी फिजन कर सकते हैं। ठीक है, बाइनरी फिजन के अलावा भी कुछ प्रोसेसेस हैं जिनको परफॉर्म करके बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं, लेकिन मोस्टली अपनी डिवीजन के लिए वो जिस प्रोसेस को यूज करते हैं वो क्या है? बाइनरी फिजन।
और इस बात को प्रोकैरियोट्स की डिटेल में जाके अगर आप देखें, इनकी अगर प्रॉपर डिस्कशन होगी तो इंशाल्लाह हम मैट्रिक के सेकंड पार्ट में यानी 10th क्लास में जाकर 5 चैप्टर जो होगा उस बुक का रिप्रोडक्शन, उसके स्टार्टिंग में ही ये देखेंगे कि कैसे बैक्टीरिया जो हैं वो बाइनरी फिजन के अलावा दूसरे प्रोसेसेस को इस्तेमाल करके डिवीजन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ अब जो बात, अगर हम पूरी जो बात है जो अभी की इसको समअप करके बताएं तो उसका कंक्लूजन ये बनता है कि 5 मेजर किंगडम्स में से 4 किंगडम्स जो हैं जो कि यूकैरियोट्स कंसीडर होंगी उनमें माइटोसिस होगी, लेकिन एक जो किंगडम मोनेरा है वो प्रोकैरियोट्स होते हैं तो उनमें माइटोसिस नहीं बल्कि बाइनरी फ्यूजन होगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर एक बात और है कि हमारे पास इन 5 किंगडम्स में से एक किंगडम प्रोटिस्टा भी आती है जिसमें एनिमल लाइक, प्लांट लाइक, फंजाई लाइक ये ऑर्गेनिजम्स आते हैं। आपने ये सब कुछ चैप्टर 3 बायोडायवर्सिटी में पढ़ा हुआ है। उनमें भी बेसिकली ये माइटोसिस का प्रोसेस अक्कर होता है। ठीक है, तो ये जो बात होगी स्टूडेंट्स हमारी कुछ माइटोसिस के ऊपर, कुछ उस मॉडल के ऊपर कि माइटोसिस को प्रपोज किसने किया, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने यहां पर डिस्कस कर ली। एक और बात मैं आपको कॉल करवाना चाहता हूं वो ये कि आपने याद रखना है कि माइटोसिस जो है वो बेसिकली एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एसेक्सुअल का मतलब क्या है कि जिसमें मेल एंड फीमेल का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी। आगे जी हमारे पास आती हैं फेजेस ऑफ माइटोसिस। क्या माइटोसिस जो है बेसिकली फेजेस में डिवाइड है। ठीक है, कुछ फेजेस हैं जिसमें माइटोसिस जो है वो कवर करती है अपने आप को, अपने प्रोसेस को। तो 2 मेजर फेजेस हैं स्टूडेंट्स। कितने फेजेस हैं? 2। पहले नंबर पे जो हमारे पास फेज आता है इट इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, और सेकंड नंबर पे जो फेज है हमारे पास स्टूडेंट्स इट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब ये टर्मिनोलॉजीज जो हैं ये दूसरी लैंग्वेज से हम इसको जरा सिंपल कर लेते हैं। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स डिवीजन, या डिवीजन कह लीजिए, या वैसे इधर जो टर्म हमें यूज करनी चाहिए डिवीजन की बजाय वो होनी चाहिए ब्रेकेज। यानी जो न्यूक्लियस है आप यूं याद रख लीजिए, या फिर जो न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियर इन्वेलप जो होगी न्यूक्लियस की बेसिकली वो ब्रेकेज हो जाएगी, उसकी वो टूट जाएगी। इट इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को भी कहा जाता है। इसी तरह वर्ड आपको साइटोकाइनेसिस नजर आ रहा है। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक हो गया। ये स्टूडेंट्स हमारे पास 2 मेजर फेजेस थे। अब कैरियोकाइनेसिस जो है ये फर्दर 4 स्टेप्स में होगी बेसिकली। कितने स्टेप्स में? 4। हम उन स्टेप्स के नाम लिख लेते हैं। 4 स्टेप्स कह लीजिए या 4 फेजेस कह लीजिए। सबसे पहला जो फेज आता है ये लॉन्ग फेज है, इट इज कॉल्ड प्रोफेज। क्या नाम है? प्रोफेज। नंबर 2 पे आता है स्टूडेंट्स हमारे पास मेटाफेज। नंबर 3 पे हमारे पास आता है एनाफेज, एंड नंबर 4th एंड लास्ट जो फेज है इट इज कॉल्ड टीलोफेज, या इसको टेलोफेज भी पढ़ा जाता है।
ठीक है, टेलोफेज। ये बेसिकली स्टूडेंट्स कैरियोकाइनेसिस जो है ये 4 फेजेस में होगी, यानी न्यूक्लियस जो है उसके ऊपर सारी वर्किंग इन 4 फेजेस में होगी और बहुत सी फ्लक्चुएशंस आएंगी, यानी बहुत सी चेंजेस आएंगी। सबसे पहले प्रोफेज होगा, वो चलेगा, फिर मेटाफेज चलेगा, फिर एनाफेज, एंड लास्ट पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टेलोफेज। ठीक है, और अगर हम बात करें साइटोकाइनेसिस की डिवीजन की, तो बेसिकली जब हम इसको डिस्कस करेंगे हम फिर इसको देखेंगे। अभी हम बात जो है वो प्रोफेज से स्टार्ट करेंगे, प्रोफेज की एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, और उससे भी पहले अभी तक जो हमने पढ़ लिया जरा उसकी रीडिंग पे आ जाते हैं। तो पेज नंबर 89 पे स्टूडेंट्स आप आ जाइए। इन 80s a German biologist Walter Fleming observed that in a dividing cell, अगर एक सेल डिवाइड कर रहा है तो न्यूक्लियस passes through a series of changes। तो न्यूक्लियस जो है वो एक सीरीज ऑफ चेंजेस का मतलब कि तब्दीलियों से गुजरेगा, विच ही कॉल्ड माइटोसिस, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, माइटोसिस। Mitosis is the type of cell division in which a cell divides into 2 daughter cells। ये अब डेफिनेशन है, इसको मार्क कर लीजिए। 2 daughter cells बनेंगे, each with the same number of chromosomes as were present in parent cell। ये आपको डेफिनेशन समझा दी गई है, यहां तक आप इसको मार्क कर लीजिए। फिर कहा गया जी कि माइटोसिस अकर्स ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। ये बात आपको बताई गई कि माइटोसिस जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स में होती है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो मैनी सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, दिस सोमैटिक सेल अंडरगोज माइटोसिस। आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था कि माइटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल्स या जनरल बॉडी सेल्स में होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स अंडरगो अ प्रोसेस सिमिलर टू माइटोसिस कॉल्ड बाइनरी फिजन। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो माइटोसिस से मिलते जुलते एक प्रोसेस से होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल गुजरते हैं, जिसको हम बाइनरी फिजन का नाम देते हैं। ठीक है, वो मिलता जुलता तो माइटोसिस से है, लेकिन वो माइटोसिस नहीं होता। अगर वो होता तो हम उसको बाइनरी फिजन का नाम ही नहीं देते। ठीक है, दे डू नॉट अंडरगो प्रॉपर माइटोसिस, वाई। उन्होंने यहां पे क्वेश्चन भी पूछ लिया, आप सिंप्लीफाई या सिंपली इसका आंसर याद रखेंगे, क्योंकि बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल लैक न्यूक्लियस, उनमें न्यूक्लियस नहीं है, जबकि माइटोसिस का पूरा प्रोसेस किस चीज पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियस पे। ठीक है, आगे चलते हैं जी। फेजेस ऑफ माइटोसिस। द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इज कॉम्प्लेक्स एंड हाईली रेगुलेटेड। रेगुलेटेड मींस कि इसमें रेगुलेशन रहती है, एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस रहता है, कांस्टेंट वे से ये काम हो रहा है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि ये पेचीदा है। ठीक है, देयर आर 2 मेजर फेजेस, 2 बड़े फेजेस हैं। पहला जो है द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस नोन एज कैरियोकाइनेसिस। पहला क्या है जी, कैरियोकाइनेसिस। आपके सामने लिखा गया कैरियोकाइनेसिस। अच्छा जी, काइनेसिस में स्पेलिंग थोड़े से डिफरेंट है, KINE, काइनेसिस। इसी तरह यहां पे भी आई आएगा, वाई नहीं आएगा। साउंड जो है वो ऐसा है इसलिए वाई लगाया गया, आप इसको आई लिखेंगे। कैरियोकाइनेसिस एंड द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म नोन एज साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब कैरियोकाइनेसिस क्या है उस पर आ जाइए। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। आप देखिए ना, ये कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है, क्यों? क्योंकि बेसिकली ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और ये कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि इसमें सेल्स ने एक रेगुलेशन से बनना है। अब वो 4 फेजेस क्या हैं जी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये 4 फेजेस हैं जिनके बारे में आपको यहां तक बताया गया। अब जी स्टार्ट होता है जी प्रोफेज, कि प्रोफेज क्या होता है। चलिए इसको इरेज करते हैं और यहां से हम फेजेस ऑफ माइटोसिस में प्रोफेज को स्टार्ट करते हैं।
जी, तो स्टूडेंट्स प्रोफेस क्या है? सबसे पहली बात आपको याद होगा कि प्रोफेस में हमारे पास जो सेल आएगा जिस पर डिवीजन होनी है, बेसिकली वो सेल जो है वो G2 फेज में से गुजर कर आ रहा है। G2 फेज जो है वो इंटरफेस का पार्ट था। G2 फेज में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि सेल जो है वो अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर चुका है, ठीक है। जैसे प्रोटीन्स को बना चुका है, एंजाइम्स बन चुके हैं, क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो चुके थे, हत्ता के स्पिंडल फाइबर्स बन चुकी थी जो कि स्पेसिफिक प्रोटीन्स थी। ये सारा कुछ G2 फेज में तैयार होगा और इंटरफेस से वो सेल जो होगा वो एंटर करेगा माइटोसिस में। माइटोसिस में सबसे पहले वो एंटर करेगा कैरियोकाइनेसिस के प्रोसेस में, जिसका पहला फेज कौन सा है? प्रोफेज। तो प्रोफेज में जैसे ही सेल एंटर होगा तो प्रोफेज में आपका सेल जो है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो पड़ा होगा, और वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो बेसिकली क्या कहलाएंगे? क्रोमाटिन या क्रोमाटिड्स, ठीक है। लूज स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रोमाटिन या क्रोमाटिड का नाम देते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोफेस में ये क्रोमाटिन या क्रोमाटिड जो है बेसिकली प्रोफेस में जैसे ही ये एंटर हो जाएगा ये मटेरियल G2 फेज से, तो ये मटेरियल कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस होकर कॉम्प्लेक्स होकर के क्या बन जाएंगे? क्रोमोसोम्स, ठीक है। एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम यहां पे बनाते हैं। क्रोमोसोम जो है बेसिकली डिफरेंट शेप्स में बन सकते हैं। हम सिंप्लीफाई करते हैं जी, ये हमारे पास एक पेयर है क्रोमोसोम्स का, ठीक है। इसमें हमने पहले ही बात की हुई है कि ये एक क्रोमाटिड है, लेकिन क्योंकि ये दो हैं तो हम इनको क्या नाम देंगे? सिस्टर क्रोमाटिड्स, ठीक हो गया। इसमें स्टूडेंट्स ये जो सेंटर वाली प्लेस है इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है? सेंट्रोमियर। ये भी आपको लास्ट टाइम बताया गया। अब यहां पे एडिशनल बात क्या है कि ये सेंट्रोमियर वाली जो प्लेस है बेसिकली इधर एक स्पेशलाइज्ड या फिर आप कह लीजिए स्पेशल प्रोटीन मौजूद है सेंट्रोमियर वाली प्लेस पे, जिस प्रोटीन को हम क्या नाम देते हैं? काइनेटोकोर। क्या नाम देते हैं? काइनेटोकोर। ये प्रोटीन जो है वो बेसिकली यहां पर क्रोमोसोम्स की जो सेंट्रोमियर वाली पोजीशन है यहां पर मौजूद होती है, ठीक है। इस काइनेटोकोर का फंक्शन हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, वहां पे जाकर हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा प्रोफेस में क्या होगा स्टूडेंट्स, वो हम देखते हैं। काइनेटोकोर प्रोटीन के अलावा आपको यह पता होना चाहिए कि यहां पर सेंट्रिओल्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? सेंट्रिओल्स, ठीक है। अगर एक सेल बना लिया जाए समझने के लिए, ये हमारे पास स्टूडेंट सेल है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे। क्या मौजूद होंगे? क्रोमोसोम्स। कुछ वही डायग्राम लेके चलूंगा जो आपकी बुक में है ताकि फिर वो मुश्किल ना हो। ये हमारे पास एक पेयर बना हुआ है, ये हमारे पास दूसरा पेयर है। फॉर एग्जांपल दो पेयर हैं क्रोमोसोम्स के। आपने ये पढ़ा हुआ है कि ये न्यूक्लियर एनवेलप होती है, ठीक है। और यहां पे बिल्कुल न्यूक्लियर एनवेलप के करीब जो है ये सेंट्रियोल पड़े होते हैं। क्या पड़े होते हैं? सेंट्रियोल। देखिए इन सेंट्रियोल्स में डिवाइड होना होता है और इनका एक प्लूरल होता है जिसको हम नाम देते हैं सेंट्रोसोम्स। क्या नाम देते हैं? सेंट्रोसोम्स। अब पता स्टूडेंट्स बात क्या है, जिस तरह आप देखिए न्यूक्लियस का वर्ड है ना, न्यूक्लियस के वर्ड के आखिर पे पहले ही एस लगा हुआ है। हम ये सोचते हैं कि ये प्लूरल है लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसी तरह सेंट्रियोल्स के वर्ड पे भी आखिर पे एस लगता है, तो इसीलिए इसका जो प्लूरल होगा वो सेंट्रोसोम्स होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि प्रोफेस में ये भी क्या कर जाएंगे? ऐसे
डिवाइड करके हमारे पास दो जो हैं वो सेंट्रोसोम्स आ जाएंगे, दो सेंट्रोसोम्स आ जाएंगे। इसके बाद क्योंकि ये न्यूक्लियर डिवीजन है तो ये न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो ऐसे डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है। और ये जो सेंट्रोसोम्स हैं हमारे पास, जिनको सेंट्रियोल कहा जाता है सिंगुलर को, वो ऑपोजिट पोल पर आ जाएंगे। ऑपोजिट पोल का मतलब क्या है कि एक जो सेंट्रियोल है वो यहां पर चलेगा, यहां से, और इस पोल पर आ जाएगा, और दूसरा सेंट्रियोल जो है वो इस पोल पर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम इन क्रोमोसोम्स को बैलेंस कर लेते हैं, फिर जरा ना बनाना आसान हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। ये हमारे सेंट्रियोल्स जो हैं ऑपोजिट पोल पर आ जाएंगे, ठीक हो गया। इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। दोबारा डायग्राम को बना लेते हैं। ये जी हमारा यही सेल है, इसमें ये हमारे पास पेयर्स पड़े हैं क्रोमोसोम्स के, ठीक है। ये हमारे जो है ऑपोजिट पोल से आए हुए सेंट्रोसोम्स है। अब स्टूडेंट्स होता पता है क्या है कि सेंट्रोसोम्स जो हैं इनके अंदर से फाइबर्स निकलती हैं, ऐसे ये फाइबर्स रिलीज होते हैं, ठीक है। इन फाइबर्स को हम नाम देते हैं स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। और इन स्पिंडल फाइबर्स में ट्यूबुलिन प्रोटीन मौजूद होती है। कौन सी प्रोटीन मौजूद होती है? ट्यूबुलिन, ठीक हो गया। कौन सी प्रोटीन मौजूद है? ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। अब क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये जो हमारे पास ट्यूबुलिन प्रोटीन मौजूद है ये बेसिकली निकलने की कोशिश करती है सेंट्रियोल्स में से, और सेल के अंदर, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि सेल के सराउंडिंग साइटोस्केलेटन एक टॉपिक था जो हमने 9th क्लास की इसी बुक में हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। उसमें हमने दो तरह की प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था, माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूबुलिन। तो ये स्पिंडल फाइबर जो हैं उन्हीं ट्यूबुलिन से मिलकर ये एक्सपैंड होते हैं। कुछ स्पिंडल फाइबर जो हैं वो ऐसे रिलीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है, और कुछ जो हैं वो ऐसे रिलीज होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ स्पिंडल फाइबर्स ऐसे होंगे जो स्टूडेंट सीधा जाके इस सेंट्रोमियर पर अटैच होंगे। कहां पर अटैच होंगे? सेंट्रोमियर पर, ठीक है। तो इन स्पिंडल फाइबर्स के नेम फिर स्पिंडल फाइबर्स नहीं रहेंगे, बल्कि इस चेंजेस की वजह से इनके नेम्स भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। लेकिन जितने भी स्पिंडल फाइबर्स सेल के अंदर मौजूद होते हैं उनको कलेक्टिवली हम क्या नाम देते हैं? माइटोटिक स्पिंडल्स। क्या नाम देते हैं? माइटोटिक स्पिंडल्स, ठीक हो गया। ये आप कह लीजिए जितने स्पिंडल फाइबर्स मौजूद हैं उनको मिलाकर माइटोटिक स्पिंडल्स का नाम दिया जाता है। तो ये बेसिकली वर्किंग है जो कि प्रोफेस में होती है, और ये इंपॉर्टेंट वर्किंग है जो काफी हद तक आपको समझ आ गई है। नहीं तो स्टूडेंट्स 91 पेज पे बेसिकली एक स्ट्रक्चर है प्रॉपर जो आपको नजर आ रहा है, उसमें प्रॉपर डायग्राम्स बनी हुई हैं सेल्स की। हम जैसे ही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज तक कंप्लीट करेंगे, टेलोफेज के बाद वो स्ट्रक्चर में आपको व्हाइट बोर्ड पे प्रॉपर एक एक डायग्राम जो है वो समझाऊंगा, ठीक है। और उसके लिए मैं प्रोजेक्टर को यूज करूंगा ताकि वो जो बुक की डायग्राम है सेम एज इट इज वो आपको यहां पर नजर आ सके, ठीक है, प्रोजेक्टर शीट के ऊपर। फिलहाल हम प्रोफेज को रीड करते हैं। आ जाइए, 89 पेज है। Normally the genetic material is nucleus is in a loose thread like structure. थ्रेड यानी धागीनुमा साख्त होती है, लूज होते हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं? क्रोमाटिन। क्या नाम देते हैं? क्रोमाटिन। एट द ऑनसेट ऑफ प्रोफेज, जैसे ये प्रोफेज में हो जाते हैं, आते हैं, तो क्रोमाटिन कंडेंसेस इनटू हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। तो वो हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं और क्या बना देते हैं जी? क्रोमोसोम्स।
Since the genetic material has already been duplicated earlier in S phase, ये हम तो पढ़ चुके थे कि S phase में जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी डुप्लीकेशन हो चुकी होती है, तो कहा गया कि each chromosome is made of two sister chromatids, हर क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स होंगे, यानी ये जो है ये हमारे पास सिस्टर क्रोमाटिड्स बन जाएंगी। ठीक है, फिर कहा गया बाउंड टुगेदर एट द सेम सेंट्रोमियर, और एक ही सेंट्रोमियर से वो एक दूसरे के साथ बाउंड होंगे। तो ये देखिए ये सेंटर में सेंट्रोमियर है और यहां से ये जो दोनों आपको सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं वो बाउंड होती नजर आ रही हैं। ठीक है, Each chromosome also has kinetochore at centromere। तो ये जो सेंट्रोमियर है आपको मैंने यहां पे बताया कि यहां पे एक स्पेशल प्रोटीन काइनेटोकोर मौजूद होती है सेंट्रोमियर में। ठीक है, काइनेटोकोर इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर, एक पेचीदा जो है प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। दैट इज द पॉइंट वेयर स्पिंडल फाइबर्स अटैच, और ये वो जगह है जहां पे आकर स्पिंडल फाइबर्स ने क्या होना है, अटैच होना है। क्या होना है, अटैच होना है। देयर आर 2 सेंट्रियोल्स कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम्स क्लोज टू न्यूक्लियस, और फिर उन्होंने ब्रैकेट में कहा है रिकॉल करिए चैप्टर 4 को, फिगर 4.19 आप जाके देख सकते हैं, आपको डायग्राम में नजर आ जाएगा। और वही डायग्राम, उससे कुछ रिलेटिव डायग्राम जो है वो मैंने आपके सामने बनाने की कोशिश की थी कि यहां पे इस तरह ऐसे करके ये न्यूक्लियस इन्वेलप थी, इसको न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं, और उसके क्लोज जो है वो क्या मौजूद थे, सेंट्रियोल्स, जिनको डुप्लीकेट करके हम उनको नेम जो प्रोवाइड करते हैं उनका प्लूरल वो सेंट्रोसोम्स होता है। ठीक है, each centriole duplicates and thus 2 daughter centrosomes are formed। ठीक हो गया जी, both centrosomes, जो दोनों centrosomes हैं माइग्रेट क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे टू द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, सेल की ऑपोजिट साइड पे चले जाएंगे। एक जो है वो माइग्रेट करके यहां पर आ जाएगा सेल के, और दूसरा माइग्रेट करके यहां पर आ जाएगा। ठीक है, here they give rise to microtubules by joining tubulin proteins present in cytoplasm, और फिर यहां पे ये ट्यूबुलिन प्रोटीन जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद है, जो कि साइटोस्केलेटन वाली मैंने आपको बात बताई, सेम चैप्टर 4 में टॉपिक है, आप देखेंगे ये उसके साथ जाकर मिल जाते हैं। यहां पे उन्होंने आगे बताया बल्कि कि द माइक्रोट्यूब्यूल्स thus formed are called spindle fibers। कंप्लीट सेट जो है स्पिंडल फाइबर्स का is known as mitotic spindle, और जो पूरा सेट होता है स्पिंडल फाइबर्स का उसको हम माइटोटिक स्पिंडल्स का नाम देते हैं। बाय दिस टाइम, इसी वक्त न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर इन्वेलप हैव डिग्रेडेड and spindle fibers have invaded the central space। invade का मतलब होता है घुसना, एंटर होना, जिस तरह हम दरवाजे में से एंटर होते हैं ना जानबूझ के, वैसे। तो क्या होगा कि स्पिंडल फाइबर जो हैं उन्होंने एंटर होके सेंट्रोमियर पर जो काइनेटोकोर है वहां तक जाना है, लेकिन उससे पहले न्यूक्लियर इन्वेलप जो होगी न्यूक्लियस की वो डिग्रेडेड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी, और उसके साथ साथ एक टर्मिनोलॉजी न्यूक्लियोलस को ऐड किया गया। देखिए न्यूक्लियोलस जो है ये टर्मिनोलॉजी हमने सेम चैप्टर 4 में न्यूक्लियस का जो टॉपिक पढ़ा था वहां पे इसके बारे में रीड किया था कि न्यूक्लियोलस एक ऐसा पार्ट होता है न्यूक्लियस का जो बेसिकली राइबोसोम्स बनाता है और उससे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ठीक है, आप चैप्टर 4 में न्यूक्लियस के टॉपिक में जाकर न्यूक्लियस की डायग्राम में उसको प्रॉपरली देख सकते हैं। ठीक है, अच्छी तरह वहां पे डायग्राम बनी हुई है। यहां तक स्टूडेंट्स एनिमल्स के सेल की बात की गई है, और आखिर पे जो बात की गई वो क्या आपको बताई कि स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो इन्वेड होना चाहेंगे सेंट्रल स्पेस में। सेंट्रल स्पेस कौन सी है, आप क्रोमाटिन को खुद देख सकते हैं, उसके बिल्कुल सेंटर में जो चीज है वो क्या है, सेंट्रोमियर। क्या चीज है, सेंट्रोमियर।
सेंट्रोमियर, और उस सेंट्रोमियर वाले ही पॉइंट पर कौन सी प्रोटीन मौजूद है? काइनेटोकोर। आपको पहले बताया गया कि सेंट्रोमियर पर कौन सी प्रोटीन लगी होती है, उस पॉइंट पर कौन सी प्रोटीन है? काइनेटोकोर। ठीक है, यहां तक तो बात होगी जी एनिमल सेल की। साथ ही बात नीचे लिखी गई है प्लांट सेल की। वो अगर आपको एनिमल सेल समझ आ गया तो प्लांट सेल को समझना थोड़ा सा आसान है। क्यों? क्योंकि पहली जो बात आपने प्लांट सेल को समझने के लिए पॉइंट बनानी है वो ये, सेंट्रियोल्स आर नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल और सेल्स। जिस तरह एनिमल सेल में सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट ऐसी ऑर्गेनेल्स नहीं होती, इसी तरह प्लांट सेल्स में जो सेंट्रियोल नामी ऑर्गेनेल है वो एब्सेंट होती है। तो अब फिर वो स्पिंडल फाइबर्स कैसे आएंगे? तो वो बेसिकली उसी के सेल में जो साइटोस्केलेटन मैंने आपको टॉपिक बताया उसमें माइक्रोट्यूबुलिन प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, बेसिकली वो ही इस फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। तो क्या बात की गई, आइए उसे देखते हैं। पहले कहा गया जी कि इन हाईली वैक्यूलेटेड प्लांट सेल, यानी जो वैक्यूल रखने वाले प्लांट सेल्स हैं, न्यूक्लियस हैज टू माइग्रेट टू द सेंटर ऑफ द सेल बिफोर प्रोफेज। अब देखिए ये थोड़ी सी बात उन्होंने आपको कर दी, ये आपको बतानी पड़ेगी। आपको याद होगा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में प्लांट सेल्स एक दफा आपको प्लांट सेल आपको बनाकर दिखाया था। अगर मैं आपको यहां पर एक प्लांट सेल बनाकर दिखाऊं तो मैंने आपको कुछ इस तरह कहा था जी, ये हमारे पास है एक प्लांट सेल और इस प्लांट सेल के बाहर ऐसे होती है सेल वॉल, सेलुलोज मौजूद होता है। ठीक है, और इसमें स्टूडेंट्स हमने क्या देखा था, एक मिनट, ये जी मेरे पास आ गया प्लांट सेल, ये आ गई सेल वॉल जैसे कि आपको बताया गया। उसके बाद ये बताया गया था यहाँ पे वैक्यूल पड़े होते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, लेकिन वैक्यूल अच्छी तरह वाटर को एब्जॉर्ब करके न्यूक्लियस को कॉर्नर पे ले आता था और वैक्यूल ऐसे एक्सपेंड कर जाता था और फिर वो सारी फंक्शनिंग जो थी वो परफॉर्म होती थी। लेकिन प्रोफेज से पहले न्यूक्लियस जो है वो दोबारा सेंटर में आ जाएगा, यानी प्लांट सेल वैसे ही है, सेल मेम्ब्रेन वैसे ही आ जाएगी, वैक्यूल अपनी ओरिजिनल साइज में आ जाएगा और सेंट्रल स्पेस में या सेंटर में जो है वो कौन वापस आ जाएगा, न्यूक्लियस बिफोर प्रोफेज, क्योंकि उसकी डिवीजन होनी है तो न्यूक्लियस का सेंटर में आना जरूरी है। ठीक है, फिर कहा गया द सेल्स ऑफ प्लांट्स लैक सेंट्रियोल्स, इनमें सेंट्रियोल्स की कमी होती है। So spindle fibers are formed by the aggregation of tubulin proteins on the surface of nuclear envelope, यानी न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वहां से उसके क्लोज से यानी साइटोस्केलेटन से ये स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो बेसिकली प्लांट के इस सेल में यूजफुल होते हैं और वही वो सारा फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिस तरह कुछ रेलिवेंट फंक्शन एनिमल में है। ठीक है, इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारा कंप्लीट होता है प्रोफेज। ठीक है, अब आगे आ जाइए मेटाफेज में। हम इसी डायग्राम को बेस बना के चलेंगे, ये जो हमारे पास बनी हुई है सिर्फ इसमें थोड़ी सी चेंजेस होंगी, वो भी हम देखते हैं। मेटाफेज क्या है? कहा गया जी व्हेन स्पिंडल फाइबर्स हैव ग्रोन टू सफिशिएंट लेंथ, एक खास मिकदार तक उनकी लेंथ इंक्रीज होगी। Some spindle fibers known as kinetochore fiber, तो कुछ स्पिंडल फाइबर्स को हम क्या नाम देंगे? काइनेटोकोर फाइबर्स। ठीक है, चलिए अब इसको देख लेते हैं। यानी मेटाफेज में डायग्राम कुछ ऐसी ही बनेगी जो हमने लास्ट में छोड़ी है, इस तरह की कि ये हमारा सेल होगा। ठीक है, इस सेल में जो सेंट्रियोल है उनमें से जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अपनी सफिशिएंट लेंथ तक क्या करेंगे? इंक्रीज होंगे जहां तक उन्होंने जाना है। बेसिकली ये सफिशिएंट लेंथ में आपको पहले बता चुका था
तो ये आपके जो क्रोमोसोम्स होंगे उन तक सफिशिएंट लेंथ में आने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्रोमोसोम्स यहां पे अगर आप देखें तो यहां से प्रोफेज से जब ये एंटर करेंगे मेटाफेज में तो चेंजेस क्या आएंगी कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो बेसिकली ऐसे अरेंज हो जाएंगे जिस तरह एक प्लेट में हम खाने को अरेंज करते हैं एक स्पेसिफिक वे से। ठीक है, अभी समझाने के लिए मैं 4 आपके पास पेयर ले रहा हूं क्रोमोसोम्स के, हत्ता कि हमने यहां पर 2 यूज किए थे। यूज करने में आप एक भी कर लें, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, यहां पे आप 4 यूज करते हैं तो आगे भी आप बात 4 की करेंगे। वहां पे मैंने 2 बनाए थे तो यहां पे मैं बात 4 की कर रहा हूं, यहां पे हम 2 और पेयर बना सकते हैं। बहरहाल ये जो हमारे सेंट्रियोल्स हैं इनसे स्पिंडल फाइबर ऐसे रिलीज होंगे और सेंट्रल स्पेस में जाकर अटैच हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे। और कुछ स्पिंडल फाइबर जो हैं वो लेफ्ट राइट से ऊपर नीचे से निकलने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे हम क्या करते हैं, इनको 2 नेम्स प्रोवाइड कर देते हैं। एक कहलाता है काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर और एक क्या कहलाएगा, नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर या फाइबर्स। ठीक है, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कौन होगा स्टूडेंट्स, जो कि स्पिंडल फाइबर जाके काइनेटोकोर के ऊपर अच्छी तरह रैप करेगा, अच्छी तरह रैपिंग करेगा और जो ऊपर से नीचे से सेंटर में से कहीं से भी गुजर जाएंगे जो कि काइनेटोकोर के ऊपर अच्छी तरह रैपिंग या कॉइलिंग आप कह लें नहीं करेगा, वो नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कहलाएगा। और मेटाफेज में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि एक प्लेट की शक्ल में, बिल्कुल सेंट्रल प्लेट की फॉर्म में क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, एक सीक्वेंस में जो है वो क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां कहा गया काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड विद द काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। 2 काइनेटोकोर फाइबर्स फ्रॉम ऑपोजिट पोल अटैच विद ईच क्रोमोसोम, यानी 2 काइनेटोकोर फाइबर्स जो होंगे ऑपोजिट पोल से वो हर क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होंगे। क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्फ अलोंग द इक्वेटर ऑफ सेल। ठीक है, एक इक्वेटर फॉर्म में आ जाएंगे सेल की और क्या बना देंगे, एक मेटाफेज प्लेट बना देंगे। अ नंबर ऑफ अदर फाइबर्स, जो दूसरे फाइबर्स होंगे जिन्हें कहा गया नॉन काइनेटोकोर, फ्रॉम द ऑपोजिट सेंट्रोसोम्स अटैच विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। जाहिर सी बात है, अगर यहां पे हम ये समझें, सपोज करें एक फ्री ये आ रहा था, एक यहां से फ्री ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे, तो नॉन काइनेटोकोर जो है वो आपस में अटैच हो जाएंगे और जो यहां से सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर जो हैं वो जाके काइनेटोकोर के साथ अटैच होंगे, वो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स थे हमारे पास। आज हमने माइटोसिस में 2 फेजेस डिटेल में डिस्कस किए। इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके पास जो प्रोफेज है वो बेसिकली एक लॉन्ग क्वेश्चन है। प्रोफेज आपके पास क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने प्रोफेज को लॉन्ग क्वेश्चन में याद करना है। अब सवाल यह है कि कितना याद करना है, तो आप प्रोफेज के फर्स्ट 2 पैराग्राफ जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन में याद करेंगे। ठीक है, इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, आपको पहला जो शॉर्ट आएगा जो आपको स्टार्टिंग में बताया, डिफाइन माइटोसिस, तो आप माइटोसिस की डेफिनेशन लिखेंगे और उससे पहले इंट्रोडक्शन देंगे वॉल्डर फ्लेमिंग का। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द नेम्स एंड सब नेम्स या सब टाइप्स ऑफ माइटोसिस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको राइट कर लीजिए। आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट लाइन से लिखेंगे, लास्ट से फर्स्ट लाइन के, देयर आर 2 मेजर फेजेस, जिनको आप नेम्स भी कह सकते हैं। 2 मेजर नेम्स ऑफ माइटोसिस, दैट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। फिर आप कैरियोकाइनेसिस के बारे में लिखेंगे, इट इज फर्दर डिवाइडेड एज नंबर 1 प्रोफेज, नंबर 2 मेटाफेज, नंबर 3 एनाफेज, नंबर 4 टेलोफेज। ठीक है, लॉन्ग आ गया प्रोफेज का। नीचे जो प्लांट वाला पैराग्राफ है वो सिर्फ आपने समझना था।
और उसके साथ राइट साइड पे आपको एक छोटा सा ब्लू पैराग्राफ नजर आ रहा होगा, वो प्रोकैरियोट्स के बारे में, उसे रीड कर लीजिए, अच्छी इंफॉर्मेशन है, वैसे वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। मेटाफेस प्लेट का शॉर्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, मेटाफेस में से आपने क्या करना है, थर्ड लाइन से लिखना है, chromosomes arrange themselves along the equator of cell forming a metaphase plate, और नेक्स्ट लाइन जो है वो आप लिख देंगे तो ये शॉर्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारा माइटोसिस में एक लेक्चर था जो कि आज हमने डिस्कस किया, कुछ डायग्राम्स देखी, उन डायग्राम्स को मैंने बनाकर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये अच्छी तरह समझ आया होगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम माइटोसिस में जो उसका थर्ड फेज है, एनाफेज, उसको डिस्कस करेंगे। फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम टेलोफेज को डिस्कस करेंगे, और फिर मैं आपको 91 पेज पे जो डायग्राम है टॉप पे बनी हुई है, उस डायग्राम को अच्छी तरह समझाऊंगा। फिर जाके स्टूडेंट्स आपका ये जो कॉन्सेप्ट है माइटोसिस का ये क्लियर होगा और हमारी कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होगी। उसके बाद फिर हम साइटोकाइनेसिस को भी अगले लेक्चर में ही कंप्लीट करेंगे, और उसकी भी डायग्राम आपको 91 पेज पे बॉटम पे नजर आ रही है। इंशाल्लाह आपको वो भी अच्छी तरह समझाई जाएगी। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई भी बात आपको ना समझ आई हो, तो इस वीडियो के लास्ट पे एक नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है, उस नंबर पे आप अपना जो भी क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, उसको पूछ सकते हैं। अभी तक के लिए इस लेक्चर तक मुझको इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।